बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। इसके लिए आप ज़ियाउर रहमान साहब की बुक जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, मैं पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ कोऑपरेट विद मी, कोऑपरेट विद योर सेल्फ। मैं मैक्सिमम आपको कोशिश करूँगी कि जो मैं कवर करवा सकती हूँ। फर्दर आप लोगों ने इस बात को वेरी पॉजिटिवली लेते हुए स्टडी को बेहतर तरीके से करना है, बिकॉज दिस इज़ द वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम एंड वी हैव टू मेक इट नॉर्मल, वी हैव टू टेक इट पॉजिटिवली। ओके, तो हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। जो हमारा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, पहले मैं इस पर थोड़ी सी बात करती हूँ कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें इसका जो वर्ड है उसको लेकर चलना है। केमिस्ट्री यू नो वेरी वेल, सरफेस यू नो वेरी वेल, सो दैट सरफेस पर होने वाले ऑल टाइप ऑफ दी रिएक्शंस और फिनोमिनास, उन सबको हम कहेंगे कि ये सरफेस केमिस्ट्री है। तो इसके अंदर सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम आगे देखते हैं एड्सॉर्प्शन, और हमारा जो बेसिकली है वो है एड्सॉर्प्शन का टॉपिक। लेकिन एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन का भी हम कॉन्सेप्ट लेंगे। पहले मैं आपको एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट देती हूँ। एब्जॉर्प्शन अगर हम देखते हैं तो एब्जॉर्प्शन वो चीज़ है जो कि किसी चीज़ के सिर्फ सरफेस पर नहीं बल्कि इनसाइड भी उसके चली जाए, ठीक है। और एडजॉर्प्शन क्या है कि अगर कोई चीज़ सरफेस के ऊपर अटैच रह जाए, ठीक है। अच्छा, इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती है? आपने पानी मट्टी के ऊपर फेंका, ठीक है, मट्टी ने उसको जज्ब कर लिया अपने अंदर, पानी मूव करके अंदर तक चला गया, तो वो एब्जॉर्प्शन होगी। और एड्सॉर्प्शन, आपने एक फ़र्श के ऊपर पानी फेंका और वो जो पानी है वो फ़र्श के ऊपर रह गया, तो वो क्या कहलाएगी? वो एड्सॉर्प्शन कहलाएगी, जिसके ऊपर सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे। तो क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर है वो सरफेस केमिस्ट्री है, सो दैट यहाँ से हमें ये बात क्लियर होती है कि हमें एब्जॉर्प्शन को नहीं पढ़ना बल्कि हमें एड्सॉर्प्शन को स्टडी करना है। अच्छा जी, एड्सॉर्प्शन के अंदर आगे हमारे पास दो जो हैं वो टर्मिनोलॉजीज होंगी, एड्सॉर्बेट की और एड्सॉर्बेंट की, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर यानी एक वो चीज़ होगी जो कि यानी कि जो सरफेस के तौर पर इस्तेमाल होगी, और एक वो चीज़ होगी जो कि जैसे मैंने पानी और मिट्टी की एग्जांपल में दिया, तो एक चीज़ मिट्टी के तौर पे इस्तेमाल हो रही है और एक चीज़ जो है वो पानी के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, जैसे हम सॉल्वेंट सॉल्यूट पढ़ते हैं, है ना। तो अब इसके अंदर टिप मैं आपको क्या दूंगी, ये बेंट है, ठीक है। बेंट इज समहाउ मिलता जुलता विद बेंच। तो एड्सॉर्बेंट वो होगा जो कि जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होनी है, जिसके ऊपर अटैचमेंट होनी है, जिसके ऊपर मॉलिक्यूल्स ने आके अटैच होना है। ये मैंने एक छोटी सी टिप बनाई है आपको याद रखने के लिए कि बेंट जो है वो बेंच से मिलता जुलता है, सो दैट हमेशा याद रखें कि बेंट जो है, एड्सॉर्बेंट जो है, उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। बेंच के ऊपर आके बैठा जाता है ना, तो यू कैन थिंक इट कि कोई मॉलिक्यूल जो है वो आके बैठ रहा है किसके ऊपर? बेंच के ऊपर। सो दैट बेंच जो है वो आपका एड्सॉर्बेंट है, यानी सरफेस है, और एड्सॉर्बेट क्या है? वो मॉलिक्यूल जो कि आके अटैच होगा। इस चैप्टर के अंदर हमने गैस की एड्सॉर्प्शन चेक करनी है, ठीक है। तो अब एक और बात बता दूं कि अगर हम एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये दोनों जो है साइड बाय साइड चलती हैं, सो दैट हम इसको एक सिंगल टर्मिनोलॉजी एब्जॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं। एड्सॉर्प्शन की आगे हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं कीमोजॉर्प्शन और एक को हम कहते हैं कीमीजॉर्प्शन, और दूसरी को हम कहते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो जो हमारे पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन है उसमें किसी किस्म का कोई बॉन्ड नहीं बनता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसकी सिर्फ वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, और इसका जो है नेचर ऑफ द गैस जो कि एड्सॉर्बेट है उसका डिपेंडेंट है, कि यानी कि चूज़ी नहीं है ये। और जो हमारे पास कीमीजॉर्प्शन है ये मच मोर स्पेसिफिक होता है हर गैस के लिए, हर एड्सॉर्बेट के लिए, हर एड्सॉर्बेंट के लिए। और जो हमारे पास कीमीजॉर्प्शन है इसके अंदर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन लार्ज होती है, जाहिर है जिसके अंदर केमिकल बॉन्ड बनना है। देखो इसके अंदर आप एक बात याद रखो, फिजिकल जो हमारे पास एड्सॉर्प्शन है फिजिकली जस्ट एक वीक इंटरेक्शन होगा, कीमीजॉर्प्शन जो है ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। अगर हम इस चीज़ को माइंड में रखते हैं कि कीमीजॉर्प्शन जो है वो केमिकल बॉन्ड डिपेंडेंट है, तो आपका ये सारा का सारा पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखो आप कीमीजॉर्प्शन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन आपको इमीडिएटली समझ आ जाएगी। कीमीजॉर्प्शन फॉर्म्ड बाय केमिकल बॉन्ड,
वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मोर स्पेसिफिक, ऑफ कोर्स अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो स्पेसिफिक होता है ना, हर केमिकल अगर रिएक्शन की बात करूँ हर केमिकल का डिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट डिपेंडेंट होगा। अच्छा जी, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इसमें लार्ज होगी बिकॉज यहाँ पर एक केमिकल बॉन्ड बनेगा, सो दैट इसकी हीट ज़्यादा होगा और ज़्यादा होगी, और फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो उसका वाइस वर्सा होगा। इंक्रीज विद द टेम्परेचर, ऑफ कोर्स केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन, मैं अब एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक की तरफ नहीं जाती, वो बहुत डिटेल में बात चली जाती है, लेकिन अगर हम सिर्फ एड्सॉर्प्शन की बात करें तो इसके अंदर जो है टेम्परेचर से ये बढ़ता है। और कीमीसॉर्प्शन एक दफ़ा बॉन्ड्स बन गए तो ये इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं होगा, इरिवर्सिबल रहता है और ये यूनिमोलिकुलर लेयर बनाता है। आई थिंक इट्स एनफ। फर्दर आप जो है ज़ियाउर रहमान की बुक से जो है इसको डिटेल में हमने हर एक चीज़ के ऊपर बात की हुई है, वो आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फिर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स क्या होती हैं। अगर यानी आइसोथर्म एक्चुअली क्या है कि हम एक गैस की एक ख़ास प्रेशर के ऊपर एड्सॉर्प्शन को चेक करते हैं सॉलिड सरफेस के ऊपर, लेकिन शर्त इसके लिए है कि कांस्टेंट टेम्परेचर रखा जाए, उसको हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, आइसोथर्म, इसलिए हमने कांस्टेंट टेम्परेचर की बात की। तो ये आगे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा जब मैं फ्रेंडलिक की आपको बताऊंगी। इसको फ्रेंडलिच भी कहा जाता है, फ्रेंडलिक भी कहा था, बट आई विल प्रोनाउंस इट फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म और लैंगमन एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ये दो हमारे पास आइसोथर्म्स हैं। सबसे पहले फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है। फ्रेंडलिक साइंटिस्ट था जिसने एक थर्म जो है आइसोथर्म को हमें इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें उसने प्रेशर का इफेक्ट दिखाया एड्सॉर्प्शन के ऊपर। ठीक है, उसने कहा कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एड्सॉर्प्शन की। दोबारा बता दूं कि हम इस चैप्टर में एब्जॉर्प्शन पर बात नहीं करेंगे, वी हैव टू डिस्कस द एड्सॉर्प्शन। व्हाई वी हैव टू डिस्कस द एड्सॉर्प्शन? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस केमिस्ट्री, वी आर डिस्कसिंग द सरफेस केमिस्ट्री। यहाँ पर हमने मैंने ये एक ग्राफ दिखाया जिसमें x/m मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी है। x/m हम कहेंगे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक्सटेंट क्या होता है? यानी कि एक्सट्रीम लेवल समझ लें, यानी कि एक्सट्रीम लेवल समझ लें। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, यानी कि मैं कहती हूँ एक्सटेंट ऑफ स्टडी क्या है आपकी। आपने जनाब पूरी रात पढ़ा है, पढ़ने के बाद आप सुबह कहते हो मैं जनाब आई एम फुल ऑफ स्टडी, मेरी एक्सटेंट हो गया, मेरा जो माइंड जो है ना वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मज़ीद मैं एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, मैं एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा स्टडी को। सो दैट वी कैन फॉर मेमोराइजेशन टिप के तौर पे x/m एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, यानी कि मैक्सिमम ऑफ द एड्सॉर्प्शन हम बात करते हैं। p हमारे पास प्रेशर है और t हमने कांस्टेंट रखा, दैट्स व्हाई वी विल से इट एज एन आइसोथर्म। ठीक है, अच्छा जी, इसने कहा कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है एड्सॉर्प्शन बढ़ती चली जाती है। अब प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है और एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बढ़ रही है टिल पॉइंट ए। देन प्रेशर भी बढ़ रहा है, लेकिन एड्सॉर्प्शन की एक्सटेंट जो है वो उस एक्सटेंट से नहीं है जो कि यहाँ से ए पॉइंट तक थी। वाई? बिकॉज कुछ एरियाज़, कुछ चीज़ें, कुछ जो एरियाज़ हैं वो कवर हो चुकी हैं, कुछ साइट्स जो हैं वो कवर हो चुकी हैं। ठीक है, अब उसका एक्सटेंट वो नहीं रहेगा जो कि पहले। अच्छा, एक रूम है, एक रूम के बाहर 100 स्टूडेंट बैठा है ना, 100 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चलो हम 10 कर लेते हैं। 20 स्टूडेंट्स खड़े हैं और अंदर जो हैं वो 10 चेयर्स हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है इमीडिएटली स्टूडेंट्स आकर, बाहर रश है बहुत ज़्यादा, इमीडिएटली स्टूडेंट्स आकर बैठना शुरू होते हैं चेयर्स के ऊपर। वो एज एन एड्सॉर्बेट, और मैं चेयर को एज एन एड्सॉर्बेंट के तौर पे लूँगी, वो फ़ौरन आके बच्चे बैठना शुरू करते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन उस वक्त बड़ा तेज़ है ना, उनकी एड्सॉर्प्शन होनी, उनकी सीटों पे बैठना बड़ा तेज़ है। लेकिन जैसे ही 8-9 चेयर्स फिल हो जाती हैं, अब एड्सॉर्प्शन उतनी स्पीड से नहीं होगी। ज़ाहिर है पहले जो एक्टिव साइट्स थी वो तो कवर हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है, वहाँ ए से लेकर बी तक की मैं बात कर रही थी कि ए से बी तक का जो पॉइंट है इसको हम सेकंड पॉइंट लेते हैं, जिसके अंदर एड्सॉर्प्शन जो है वो उस स्पीड से नहीं हो रही जो कि इनिशियल पॉइंट से थी। थर्ड अगर मैं पॉइंट देखती हूँ तो वो बी से ऑनवर्ड है, जहाँ पर प्रेशर तो कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है बट एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ रहा, वो एक कॉन्टीन्यू लाइन आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो बी था इसको हम कहते हैं सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन प्रेशर, एंड दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट, जहाँ पर हमारे पास x/m में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा बट p पर आ रहा है।
ठीक है, P कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है, तो यहाँ सैचुरेशन हो चुकी है। अब इसको अगर हम फ्रेंडलिक को जो है पॉइंट अप टू पॉइंट ए देखते हैं, अप टू पॉइंट ए देखते हैं, तो x/m इज़ प्रोपोर्शनल टू, मैं कहती हूँ p की पावर 1 के साथ मैं इसको डिनोट करती हूँ। p की पावर 1 से मतलब यानी कि पहली पावर, यानी जितना x/m उतना होगा जितना प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि आफ्टर पॉइंट b क्या हमारे पास इफेक्ट आता है कि x/m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p0 के, यानी कि प्रेशर के बढ़ने से x/m के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। फिर ये वाला जो पॉइंट है, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि बिटवीन a एंड b के x/m इज़ प्रोपोर्शनल टू p1/nth वैल्यू के, ठीक है, ये वाला जो दरमियान का पॉइंट है। सो दैट x/m इज इक्वल टू है, अगर मैं इसी को आगे लेकर चलती हूँ, ये मेरा जो पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, x/m इज इक्वल टू है k प्रोपोर्शनलिटी का लगाया, p1/n लगाया, log x/m, और मैंने इसको log लेती हूँ, लॉगरिथम log x/m इज इक्वल टू है log k प्लस ये जो है log की प्रॉपर्टी है प्लस log p 1/n, और आपको पता है कि ये 1/n log की प्रॉपर्टी है कि ये फ्रंट पे आ जाएगा। log x/m इज इक्वल टू है log k प्लस ऑफ 1/n log p, ठीक है। दिस इज़ द मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ द फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, और इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फ्रेंडलिक इक्वेशन, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन कहलाती है। अच्छा जी, इसके आगे भी स्लाइड्स हैं मेरे पास जिसके अंदर हमने लैंगमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को स्टडी करना है, बट 15 मिनट से ऊपर की ज़रा डिफ़िकल्ट है अपलोड करना, तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ करूँगी। लेकिन इसका पार्ट बी मैं अभी इसके बाद एक अलहदा से लेक्चर बना के उसका मैं वो आपको फॉरवर्ड करती हूँ। सो प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करें, ज़ियाउर रहमान की बुक देखें, दूसरी एक वो जो ब्लैक बुक है हमारे पास उसको स्टडी करें। आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली द नेम ऑफ दैट बुक, आई विल टेल इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। ओके जी, थैंक यू सो मच, बट इसका सेकेंड पार्ट जो है वो ज़रूर देखिएगा।